हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अंगद सिंह अमाना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहां मैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन पर आधारित अपना पहला वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को विस्तार से जानेंगे। यह यात्रा आगामी 21 सितंबर को होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा लक्ष्य है कि अगले 40 दिनों में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का पूरा पाठ्यक्रम कवर करा दूं। मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा ताकि आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। तो चलिए मिलकर इस तैयारी को सफल बनाते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में भी सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास को। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड के प्रमुख स्थल जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो बच्चों, वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये तीन प्रकार के प्राचीन इतिहास में तीन प्रकार के काल होते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी होते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ लिखित साक्ष्य ऐसे होते हैं जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, तो वो सारे के सारे आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। जैसे अपनी हड़प्पा सभ्यता में जो वहाँ की लिपि है, यानी अपनी हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। वहीं वैदिक काल की यदि बात करें, वेद की यदि बात करें, तो वेद पढ़े जा चुके हैं, इसलिए वैदिक काल जो है वो ऐतिहासिक काल में आता है। लेकिन हम बात करेंगे ऐसे स्थलों की जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, यानी उस समय कुछ भी लिखाई या किसी प्रकार की कोई लिखा हुआ साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ था, केवल स्थल हैं उस समय के, उनको आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों के बारे में। प्रमुख स्थल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं लाखो उड्यार के बारे में। लाखो उड्यार कहाँ है? लाखो उड्यार, तो लाखो उड्यार है बच्चों अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक जगह है बाड़ेछीना, और बाड़ेछीना यदि एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बाड़ेछीना में भी एक जगह है दलबैंड, वहाँ पर ये लाखो उड्यार है। सॉरी, लाखो उड्यार है। उड्यार का अर्थ होता है बच्चों गुफा। क्या अर्थ होता है उड्यार का? गुफा। ठीक है, तो ये जो लाखो गुफा है ये दलबैंड में स्थित है। दलबैंड कहाँ स्थित है? बाड़ेछीना में, और बाड़ेछीना स्थित है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा जनपद में है लाखो गुफा, और ये जो लाखो गुफा है ये सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है लाखो गुफा। ठीक है, लाखो गुफा का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? MP जोशी ने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। यदि आपसे प्रश्न बने कि लाखो उड्यार या लाखो गुफा के खोजकर्ता कौन है, तो भी आप MP जोशी ही टिक करोगे। ठीक है, MP जोशी ही इसके खोजकर्ता है। हालांकि मदन चंद जो भट्ट है, इन्होंने दावा किया है कि 1967 में इस गुफा की खोज इन्होंने की थी, यानी मदन चंद भट्ट ने की थी। लेकिन परीक्षावाणी जो बहुविकल्पीय परीक्षावाणी है उसमें खोजकर्ता MP जोशी दिए हुए हैं, और अधिकांशतः जो बुक है उनमें भी खोजकर्ता MP जोशी दिए हुए हैं। तो बच्चों आप MP जोशी को ही याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाखो जो गुफा है इसमें 34 मानव और 28 पशुओं की आकृतियां प्राप्त हुई हैं, और आकृतियां किस तरीके से? नृत्य करती हुई आकृतियां प्राप्त हुई हैं, और ये सारी की सारी आकृतियां कैसी हैं? लाल रंग की हैं। तो 34 मानव और 28 पशुओं की नृत्य करती हुई आकृतियां प्राप्त हुई हैं, और ये सभी की सभी आकृतियां लाल रंग की हैं। ठीक है, तो लाखो गुफा में 34 मानव 28 पशुओं की आकृतियां प्राप्त हुई हैं, लाल रंग की हैं। ल से लाल और ल से ही लाखू, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, देख लेते हैं ग्वारखिया गुफा के बारे में जान लेते हैं। ग्वारखिया गुफा कौन सी नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है, याद रखना बच्चों। ठीक है, कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। कौन?
लाखो गुफा। ठीक है, लाखो गुफा चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद में यदि एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो डुंगरी गांव में, एक डुंगरी गांव है अपने चमोली में, वहीं है ग्वारख्या गुफा। खोजकर्ता कौन है ग्वारख्या गुफा के? तो राकेश भट्ट है। और अध्ययनकर्ता कौन है? डॉक्टर यशोधर मठपाल है। महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखोगे बच्चों। ठीक है, खोजकर्ता राकेश भट्ट और अध्ययनकर्ता कौन है? डॉक्टर यशोधर मठपाल। किनके चित्र मिले हैं यहाँ पर? तो लोमड़ी का चित्र मिला है, भेड़ का चित्र मिला है, बारासिंगा का चित्र मिला है, मानव का चित्र मिला है। ठीक है, और मठपाल जी के अनुसार ग्वारख्या गुफा में 41 आकृतियाँ हैं और मनुष्यों को यहाँ पर त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। 41 आकृतियाँ हैं और मनुष्यों को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। चित्र का मुख्य विषय क्या है? तो विषय है मनुष्यों द्वारा पशुओं को हांका देकर घेरना, यानी मनुष्यों के द्वारा पशुओं को हाँक कर और घेर लेना, ये चित्र का विषय है। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृतियां ग्वारख्या गुफा की मानी जाती हैं, ये भी आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, किमनी शैलाश्रय देख लेते हैं। ठीक है, शैल का अर्थ होता है पत्थर और आश्रय का मतलब जहां आश्रय लिया जा सके, यानी ये एक प्रकार से गुफा ही है। ठीक है, पत्थर की बनी हुई। तो किमनी गांव कहाँ है बच्चों? किमनी गांव है चमोली में। अब क्योंकि ये गुफा कहाँ है? किमनी गांव में है, तो इसलिए इसका नाम किमनी शैलाश्रय ही रख दिया गया है। ठीक है, और किमनी गांव कौन से विकास खंड में पड़ता है? थराली विकास खंड में पड़ता है। थराली विकास खंड कौन से जनपद में पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और किमनी जो शैलाश्रय है वह कौन से मार्ग पर स्थित है? तो कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है किमनी शैलाश्रय से? तो सफ़ेद रंग में हथियार तथा पशु चित्रित है। ठीक है, लाखो उड्यार में लाल रंग से थे, किमनी में सफ़ेद रंग में हथियार तथा पशु चित्रित हैं। आइए चलते हैं, देख लेते हैं मलारी गांव के बारे में जान लेते हैं। मलारी गांव, ठीक है, मलारी गांव कहाँ है? तो ये भी बच्चों चमोली में ही स्थित है और तिब्बत से सटा यह गांव है। ठीक है, अब देखिए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये तीनों के तीनों तिब्बत से सटे हुए हैं, यानी अपनी सीमा बनाते हैं। अब चमोली का ये जो गांव है, कौन सा? मलारी गांव, ये जो गांव है ये बिल्कुल सीमा पर है, यानी चमोली और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, इसलिए तिब्बत से सटा हुआ यह गांव है। और कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। मलारी गांव से एक 5.2 kg का, ठीक है, 5.2 kg यानी 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है, या कह सकते हैं मुखावतरण मिला है। ठीक है, मुखौटा कह लीजिए या मुखावतरण कह लीजिए। तो 5.2 kg का सोने का मुखौटा या मुखावतरण मिला है। और यहीं से 1000 से अधिक मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं। 1000 से अधिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं? मलारी गांव से मिले हैं बच्चों। ठीक है, वर्ष 2002 में, 2002 में नहीं, वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं ने उत्खनन किया था, ये भी आप याद रखिएगा। 1956 में यहाँ समाधान की खोज की थी, किन्होंने? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, 1956 में समाधान की खोज की थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। समाधान किसे कहते हैं? जब मृत शरीर को धरती में दफना दिया जाता है, उसकी समाधि को समाधान कहते हैं बच्चों। तो ये जो समाधान है ये वर्तमान का कोई समाधान नहीं है, 200-300 वर्ष पुराना नहीं है, ये पाषाण कालीन समाधान है, यानी कई हजार वर्ष पुराना समाधान है। और इसकी खोज किसने की है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, और ये जो समाधान है बच्चों, इसे हड़प्पा कालीन माना जाता है। जितने भी बुद्धिजीवी हैं इस फील्ड के, वो सभी इसे हड़प्पा कालीन मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और जान लेते हैं लवेथाप गांव के बारे में। लवेथाप गांव, ठीक है, लवेथाप गांव भी अल्मोड़ा जिले में ही स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा गांव में स्थित है। और शैल चित्रों में मानव को हाथ में हाथ डालकर दिखाया गया है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि मानव को हाथ में हाथ डालकर कहाँ दिखाया गया है? लवेथाप में दिखाया गया है। लवेथाप कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है मानव को शिकार करते हुए भी लवेथाप के जो शैल चित्र हैं उनमें दिखाया गया है।
ठीक है। ल्वेथाप शब्द का अर्थ क्या है होता है बच्चों, तो रक्त चिन्ह ल्वेथाप का अर्थ होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। सभी जो मैं बिंदु आपको बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो कम महत्वपूर्ण हो। तो आप सबको याद करते हुए चलिएगा और 40 दिन में हम उत्तराखंड समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप बस नोट्स उतारिए, या नोट्स मैं व्हाट्सएप पे भी, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी विद अंगद के नाम से, उसमें शेयर कर दूंगा। और हमारा टेलीग्राम भी है, वो उसका नाम भी स्टडी विद अंगद है, तो उस पर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं फलसीमा के बारे में। फलसीमा भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और यहाँ का जो फलसीमा का ये जो सेल चित्र है, इसमें क्या दिखाया गया है, मानव को नृत्य करते हुए तथा योग करते हुए दिखाया गया है। और ये प्रश्न यूके SSSC ने बच्चों पूछा भी हुआ है कि मानव को योग करते हुए कहाँ दिखाया गया है, तो फलसीमा में दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनकोट, ठीक है, बनकोट कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है और पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। और यहाँ से मिली है 8 मानव ताम्र आकृतियाँ। और ये कब प्राप्त हुई थी, 1989 में, यानी 1989 या 1989 में ये आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। नैनीपातल, नैनीपातल भी कहाँ स्थित है बच्चों, पिथौरागढ़ में स्थित है। और यहाँ से 5 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, बनकोट से 8 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और नैनीपातल से 5 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अब आइए देख लेते हैं हुडली के बारे में, जान लेते हैं हुडली कहाँ है। तो हुडली उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में स्थित है। और हुडली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह भी प्रश्न आया है, यूके ने पूछा था शायद ये प्रश्न। ठीक है, कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हुडली से प्राप्त हुए हैं। आगे पेटसाल के बारे में जान लेते हैं। पेटसाल एवं पूनाकोट, ये 2 गांव हैं बच्चों। ठीक है, पेटसाल और पूनाकोट, और दोनों के दोनों कहाँ हैं, अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है दोनों जगहों से। ठीक है, पेटसाल से भी और पूनाकोट से भी कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। और इन आकृतियों की, इन चित्रों की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा इनकी खोज हुई है बच्चों। ठीक है, तो पेटसाल के बारे में आप ये पॉइंट्स याद रखोगे। पेटसाल कहाँ स्थित है, पेटसाल और पूनाकोट दोनों के दोनों अल्मोड़ा में स्थित है। और कत्थई रंग की चित्रित मानव आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई है। खोज किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने की थी। ठीक है, देवी धुरा की समाधियां देख लेते हैं। चंपावत जिले में स्थित है, क्या स्थित है, देवी धुरा की समाधियां। ठीक है, समाधियां समाधान कोई कहते हैं, तो ठीक है, समाधि है देवी धुरा की। और कौन से जिले में है, चंपावत जिले में है। और कब की समाधियां हैं ये, तो प्रागे ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, ये समाधियां हैं। और खोज 1856 में हुई थी, किसने की थी, JW हैनवुड ने की थी ये खोज। ठीक है, अंग्रेजों का उस समय शासन था। 1856 में JW हैनवुड द्वारा चंपावत जिले में ये प्रागैतिहासिक कालीन समाधियां खोजी गई थी, जिन्हें कहा जाता है देवी धुरा की समाधियां। ठीक है, और इन समाधियों को बच्चों बुर्ज होम जो कश्मीर में है से प्राप्त समाधियों के साम्य यानी समान माना जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है, बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त समाधियों के समान उत्तराखंड में किन समाधियों को माना जाता है, तो देवी धुरा की समाधियों को माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फड़कानोली को। फड़कानोली कहाँ स्थित है, तो फड़कानोली है बच्चों अल्मोड़ा में स्थित। और यहाँ से 3 पाषाण युगीन शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, बस इतना याद रखना, फड़कानोली कहाँ है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, काला माटी कहाँ स्थित है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और काला माटी भी एक प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द्वाराहाट समाधियाँ देख लेते हैं। द्वाराहाट समाधियाँ 1877 में JH रिवेट कॉर्नॉक द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, द्वाराहाट समाधियाँ कब खोजी गई थी, 1877 में। और किसके द्वारा, JH रिवेट कॉर्नॉक द्वारा खोजी गई थी। इसी घाटी से कुछ शवागार नोला और जैनल गांव से प्राप्त हुए थे। ठीक है, कुछ शवागार और नोला जैनल गांव से। ठीक है, एक जैनल गांव है यहाँ से द्वाराहाट समाधियों के पास ही है। ठीक है, द्वाराहाट घाटी के आसपास ही है। क्या, शवागार और नोला खोजे गए थे जैनल गांव से। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि द्वाराहाट समाधियाँ किसने खोजी थी, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है,
वहीं रामगंगा जो घाटी है इसमें स्थित स्वागारों का अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने किया था। स्वागारों जो यहाँ से मृत स्वागार मिले हैं इनका अध्ययन किसने किया था? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। काकड़ी घाट, रामगंगा घाटी और कत्यूर घाटी, यहाँ से इन तीनों जगहों से शिष्ट प्राप्त हुए हैं। शिष्ट किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। पत्थर का बक्सा जिसमें मृतकों के शरीर अथवा अस्थियों को रखा जाता है उसे शिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शिष्ट की प्राप्ति हुई है कहाँ से? काकड़ी घाट से, रामगंगा घाटी से और कत्यूर घाटी से। और इनका अध्ययन किसने किया था? MP जोशी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुराबाद, बहादुराबाद हरिद्वार के आसपास है बच्चों, हरिद्वार के पास में है। और 1951 में नहर खुदाई के समय, तो 1951 में नहर खुदाई, ये जो अपनी ऊपरी गंग नहर है जो हरिद्वार से निकलती हुई रुड़की को जाती हुई उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, यही बहादुराबाद में भी निकल रही है। ठीक है, ऊपरी गंग नहर कहाँ को निकलती है? बहादुराबाद से होती हुई निकलती है। तो इसकी जब साफ सफाई हो रही थी, खुदाई हो रही थी ऊपरी गंग नहर की, तो उसी समय 1951 में नहर खुदाई के समय ताम्र उपकरण व मर्दभांड प्राप्त हुए। ठीक है, बाद में 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया और पाषाण उपकरणों के साथ लाल गेरू रंग के भांड भी प्राप्त हुए। भांड कहते हैं बर्तनों को। ठीक है, तो लाल रंग के ये भांड थे यानी बर्तन थे, और पाषाण उपकरण भी मिले जो कि पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, 1953 में यहीं बहादुराबाद में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया था। ठीक है, खुटानी नाला नैनीताल में स्थित है और यह प्रश्न बन चुका है। खुटानी नाला कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। और 1986 में डॉक्टर यशोधर मठपाल और डॉक्टर KP नोटियाल के द्वारा खोज हुई थी। किस चीज़ की खोज हुई थी यहाँ से, खुटानी नाला के पास से? तो ये हुई थी पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण। ठीक है, तो खोज हुई थी पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की। ठीक है, और किन्होंने खोज की थी? 1986 में डॉक्टर यशोधर मठपाल और डॉक्टर KP नोटियाल के द्वारा। वीरभद्र जो कि ऋषिकेश के पास में है, ऋषिकेश एम्स के पास में है वीरभद्र का इलाका। ठीक है, या एरिया हम कह सकते हैं। तो वीरभद्र से क्या प्राप्त हुआ है? ऋषिकेश के निकट श्यामपुर गढ़ी से, श्यामपुर गढ़ी वीरभद्र का मंदिर जो भगवान शिव का है वो श्यामपुर गढ़ी में है और इस इलाके को वीरभद्र ही कहते हैं। तो श्यामपुर गढ़ी से कह लीजिए या वीरभद्र से कह लीजिए, यहाँ से 1973-74 में पुरावशेष खोजे गए और इन पुरावशेषों को KA घोष कुषाणकालीन मानते हैं, कुषाणकालीन मानते हैं। ठीक है जी, तो वीरभद्र ऋषिकेश से 1973-74 में पुरावशेष खोजे गए थे और इन पुरावशेषों को KS घोष कुषाणकालीन मानते हैं। और इस टॉपिक का अंतिम जो फैक्ट है वह है अठूर खांड ग्राम। ठीक है, अठूर खांड ग्राम। और अठूर खांड ग्राम कहाँ स्थित है? तो टिहरी में बच्चों स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? यहाँ से क्या खोजा गया सबसे पहले वो देख लेते हैं। 36 कुणिद रजत मुद्राएं व 2 स्वर्ण छड़े यहाँ से खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? अक्टूबर 1988 में खोजी गई थी। ठीक है, अच्छा जी। तो अठूर खांड ग्राम से जो कि टिहरी में स्थित है, अक्टूबर 1988 में 36 कुणिद रजत मुद्राएं व 2 स्वर्ण छड़े प्राप्त हुई थी या खोजी गई थी। और ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा मानी जाती है। ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा मानी जाती है। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्या देख लिया? प्रागैतिहासिक काल के कुछ स्थल देख लिए उत्तराखंड में जो हैं। ठीक है, ये मैंने नोट्स काफ़ी समय पहले बनाए थे, लेकिन ये जो मेरे नोट्स है, मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स है बच्चों, आज भी पूरे के पूरे कंप्लीट काम कर रहे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। मतलब प्राचीन उत्तराखंड के जो मैंने नोट्स बनाए थे उससे बाहर कुछ भी, जो भी परीक्षा में इक्का दुक्का या 2-3 क्वेश्चन आते हैं 40 में से, तो वो सारे के सारे यहाँ से हो जाते हैं। प्राचीन
उत्तराखंड का इतिहास मैंने भी काफ़ी समय पहले पढ़ा था, इसके नोट्स बनाए थे। हालांकि जो मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास है, चंद और पंवार, उसमें मैंने बहुत सारा अपडेट किया है, लेकिन प्राचीन उत्तराखंड का जो इतिहास है ये इतना बेहतर करके मैंने नोट्स बनाए थे कि इनसे बाहर आज भी कुछ नहीं जाता, ठीक है। जबकि ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ये लगभग 2020-21 के आसपास बनाए थे। तो इन्हीं नोट्स से पढ़ते हुए हम चलेंगे और यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स में लिखा हुआ है। मैंने यूके पीएससी, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की मैं तैयारी जब कर रहा था तो उस समय मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। ओके, बात हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख। पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं बच्चों, वेद हो गए, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आप हेडिंग डालना अगर आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख। सबसे पहले ऋग्वेद को देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। जितने हिंदुओं में या सनातन के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसका नाम है ऋग्वेद, या आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन जो किताब थी या पुस्तक थी वह ऋग्वेद ही है। तो उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। देवभूमि या मनीषियों की भूमि उत्तराखंड को ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु उत्तराखंड को कहा गया है, और इसके साथ साथ में हिमवंत भी उत्तराखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। हालांकि हिमवंत पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें भी हिमवंत उत्तराखंड के लिए यूज हुआ है, लेकिन ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें भी हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड को, कुरुओं की भूमि कहा गया है, उत्तर कुरु भी कहा गया है। और ऋग्वेद में देवभूमि या मनीषियों की भूमि उत्तराखंड को कहा गया है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं महाभारत में उत्तराखंड के लिए क्या क्या चीज़ें प्रयोग में आई है या उत्तराखंड के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो महाभारत की यदि बात करें तो उत्तराखंड क्षेत्र की कुलीन जाति, या कुलिंद पुलिंद नाम से आगे हम इस जाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक शासक स्वभाव हुआ है, ठीक है। तो इन्हें हम पढ़ते हुए चलेंगे। उत्तराखंड क्षेत्र के कुलिंद जाति व उनके शासक स्वभाव की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है, ठीक है, महाभारत से मिलती है। उत्तराखंड क्षेत्र की कुलीन जाति और उनके शासक स्वभाव की जानकारी महाभारत से मिलती है। सभा पर्व, ठीक है, एक चैप्टर का नाम है सभा पर्व महाभारत में, और सभा पर्व में हिमालय की 3 श्रृंखलाओं की जानकारी मिलती है, जिनका नाम है अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी। और ये तीनों की तीनों श्रृंखला हमारे उत्तराखंड में ही हैं, ठीक है। तो सभा पर्व में हिमालय की 3 श्रृंखलाओं की जानकारी मिलती है, अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी। अंतरगिरी ये शिवालिक के लिए यूज़ हुआ है शब्द, ठीक है। और जो मध्य जो हमारा हिमालय है उसके लिए बहिर्गिरी हुआ है, और उपगिरी हुआ है जो ट्रांस हिमालय या महान हिमालय है उसके लिए, ठीक है। बाणासुर की पुत्री उखा और अनिरुद्ध के प्रेम का चित्रण भी महाभारत में हुआ है। बाणासुर की पुत्री उखा या उषा भी कई जगह इनका नाम लिखा हुआ आया है। बाणासुर की पुत्री उखा और अनिरुद्ध ये कृष्ण के पुत्र या पौत्र थे, ठीक है। अनिरुद्ध के प्रेम का चित्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है। और बाणासुर की जो राजधानी थी वो वर्तमान ऊखीमठ को माना जाता है। तो बाणासुर उत्तराखंड से ही रिलेटेड थे, ठीक है। ये 3 जो श्रृंखला हैं हिमालय की वो भी उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, और कुलिन जो जाति है बच्चों ये भी उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। तो इतना कुछ महाभारत में उत्तराखंड से रिलेटेड हमें मिलता है। और भी वन पर्व में उत्तराखंड की बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण था हमने वो देख लिया। अब आइए पुराण में देख लेते हैं। उत्तराखंड जो क्षेत्र है ना बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो पुराणों में ही मिलती है, और विशेषकर स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी भरी पड़ी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में क्षेत्र बटे हुए गढ़वाल को एक अलग नाम दिया गया है और कुमाऊं को अलग नाम दिया गया है। कहाँ, किसमें? स्कंद पुराण में। माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र, यानी जो ये महान हिमालय है वहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? केदारखंड कहते हैं।
और नंदा देवी से कालगिरी पहाड़ी चंपावत तक के क्षेत्र को मानस खंड कहते हैं। केदार खंड अपना गढ़वाल है, ठीक है, गढ़वाल है, और मानस खंड कहा जाता है अपने कुमाऊं को, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, कुमाऊं। तो माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, केदार खंड कहा जाता है। और नंदा देवी से कालगिरी पहाड़ी चंपावत में है तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता है, और मानस खंड का वर्तमान नाम क्या है, कुमाऊं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्कंडे पुराण में भी उत्तराखंड से संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। मार्कंडे पुराण में देख लेते हैं। हिमालय को मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित समुद्र के समान आकृति वाला बताया गया है, और ये जो जानकारी मिलती है ये मार्कंडे पुराण में मिलती है। हिमालय को मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित समुद्र के समान आकृति वाला बताया गया है। और मेरू पर्वत जो है बच्चों वो ट्रांस हिमालय है, जो तिब्बत का जो पहाड़ है और जो अपना ट्रांस हिमालय है वही मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत के दक्षिण में क्या आता है, हिमालय ही आता है। तो मार्कंडे पुराण में मेरू पर्वत के दक्षिण में हिमालय को समुद्र की समान आकृति वाला बताया गया है। अगर हम ऊपर से देखें, अंतरिक्ष से देखें, तो एक प्रकार से हमारा जो हिमालय है उसकी जो चोटियां हैं वो समुद्र की लहरों के समान ही दिखाई देती हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों में खासकर जो पाली भाषा के ग्रंथ है, पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत तथा उशीनगर कहा गया है। तो पाली भाषा के ग्रंथों में हमें उत्तराखंड के दो नाम देखने को मिलते हैं, एक हिमवंत और उशीनगर। हिमवंत नाम मैंने पहले भी बताया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। साथ ही साथ पाली भाषा के ग्रंथों में भी हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड को, और साथ ही साथ क्या कहा गया है, उशीनगर कहा गया है, ठीक है। अब जान लेते हैं महाभारत और पुराणों में राज्य के भौगोलिक स्वरूप। देखो, जो आज हमारे पर्वतों के, सरोवर के और नदियों के नाम है ना, ये पौराणिक समय में शायद नहीं थे, ठीक है, या कुछ उनमें चेंज हो चुका है। जैसे आज बधान एक पर्वत है हमारे उत्तराखंड में ही है, बधान पर्वत, इसको पौराणिक काल में क्या कहा जाता था, बोधाचल कहा जाता था, तो चेंज आ गया बच्चों, ठीक है। नंदा देवी जो पर्वत है इसे नंदागिरी कहा जाता था। जो माणा पर्वत है, माणा, इसे गंधमादन कहा जाता था, ठीक है। आज का जो बिलकेश्वर पर्वत है इसे बिलव पर्वत कहा जाता था, बिलव पर्वत, ठीक है। आज का जो मेखंडा पर्वत है इसे महाभारत काल या पौराणिक काल में महिषखंड कहा जाता था, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर के ऊपर जो आज का मौजूद पर्वत है ना, इसे पौराणिक काल में स्फटिक कहा जाता था। आज का जो हमारा बंदरपूंछ पर्वत है जिसके आसपास से यमुना नदी निकलती है उसे वानराचल पर्वत कहा जाता था, ठीक है। बंदर और वानर देखिए, ठीक है, समानता है। दोनागिरी पर्वत को द्रोण पर्वत कहा जाता था। दारोण पर्वत को, जो कि जागेश्वर में है, दारोण पर्वत को दारू का वन कहा जाता था। थल केदार को स्थाकिल पर्वत कहा जाता था, और लिपुलेख पर्वत को लिपि पर्वत कहा जाता था, ठीक है। कलमाटिया पर्वत को काश्य पर्वत कहा जाता था, ठीक है। तो इतने सारे पर्वत हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब सरोवर या कुंड के या ताल के बारे में देख लेते हैं। राकस जो ताल है, राकस ताल को पौराणिक समय में अनोतप्त ताल कहा जाता था या अनोतप्त सरोवर कहा जाता था। नैनीताल को त्रि सरोवर कहा जाता था। भीम ताल को भीमहृद सरोवर कहा जाता था। नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर कहा जाता था। गरुड़ ताल को चित्रहृद सरोवर कहा जाता था। श्यालदीय पोखर को प्रौढ़ सरोवर कहा जाता था, प्रौढ़ सरोवर, ठीक है। और ऋषि ताल को नंदासर ताल कहा जाता था, ठीक है। अब नदियाँ देख लेते हैं। सरोवर हमने देख लिए। पश्चिमी रामगंगा जो हमारी आज की है, इसका जो प्राचीन नाम है यानी पौराणिक नाम है वह था रतवाहिनी, ठीक है। कोशी को कोशिकी कहा जाता था। रूपिन और सुपिन नदी को जला और उपजला कहा जाता था। काली नदी को श्यामा कहा जाता था। नंदाकिनी को नंदा कहा जाता था। सुरसती को सरस्वती कहा जाता था। और गगास जो नदी है उसे गार्गी कहा जाता था। श्याल नदी के तट पर है लाखू उड्यार, इस श्याल को शाली नदी कहा जाता था। दाबका को देवकी कहा जाता था। और आज की जो गोला नदी है जो हल्द्वानी के पास में है उसे पुष्पभद्रा नदी कहा जाता था। तो बच्चों ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमें पुराणों में या महाभारत में मिलते हैं, ठीक है। और
कुछ स्थलों के नाम, जैसे आपका मानस खंड हो गया, केदार खंड हो गया, ये सारी जानकारी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड। कालिदास के बारे में यदि हम बात करें उत्तराखंड के संदर्भ में, पहले तो देख लेते हैं इन्होंने कितने नाटकों की रचना की है, कितने काव्यों की रचना की है। तो 4 तो इन्होंने काव्यों की रचना की है और 3 नाटकों की रचना की है। सबसे पहले काव्य देख लेते हैं, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। ये इनके 4 नाटक हैं बच्चों, ठीक है। 4 काव्य हैं, 4 काव्य हैं, ऋतु संहार, रघुवंश और कुमार संभव और मेघदूत। और इनके 3 नाटक हैं। 3 नाटक कौन कौन से हैं? माल, विक्राग्निमित्र, विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इनके 3 नाटक हैं, आप अवश्य नोट करना, ठीक है, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले इनका काव्य देख लेते हैं जिसका नाम है रघुवंश, ठीक है। रघुवंश काव्य में वशिष्ठ जी का आश्रम गौरी गुरु पर्वत पर गंगा जी के तट पर बताया गया है। रघुवंश जो काव्य है उसमें कालिदास जी लिखते हैं कि जो वशिष्ठ जी का आश्रम है वो गौरी गुरु पर्वत पर गंगा जी के तट पर था। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जानकारी हमें मिली। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो राजा रघु थे, इनका जो युद्ध था वो हिमालय वासियों के साथ हुआ था। राजा रघु, ठीक है, राजा रघु अयोध्या के राजा थे और इनका हिमालय वासियों के साथ युद्ध हुआ था। ऐसा कौन कहते हैं? कालिदास जी कहते हैं अपने रघुवंश काव्य में। तो ये 2 हमें वर्णन मिलते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। कुमार संभव में क्या है? 14 श्लोक मिलते हैं, किससे संबंधित? हिमालय क्षेत्र से संबंधित 14 श्लोक देखने को मिलते हैं कुमार संभव काव्य में, ठीक है, कुमार संभव काव्य में। और दूसरा क्या? भागीरथी गंगा तथा देवदारू वन का विवरण भी हमें देखने को मिलता है कुमार संभव काव्य में, ठीक है। तो 14 श्लोक मिलते हैं हिमालय क्षेत्र से संबंधित, और ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड का ही क्षेत्र है, ठीक है। ये कोई नेपाल या हिमाचल प्रदेश का हिमालय क्षेत्र नहीं है। ये जो हिमालय है ये उत्तराखंड का हिमालय है, जिसके हमें 14 श्लोक देखने को मिलते हैं। दूसरा, इस काव्य में हमें देखने को मिलता है भागीरथी गंगा तथा देवदारू वन का विवरण, ठीक है। अब आइए चलते हैं मेघदूतम काव्य पर। मेघदूतम में क्या हमें देखने को मिलता है? इसके पूर्व मेघ में कनखल तथा उत्तर मेघ में अलकापुरी का विवरण देखने को मिलता है। देखिए इसमें बहुत कई सारे चैप्टर हैं और उन चैप्टर को मेघ कहकर बनाया गया है। जैसे महाभारत में पर्व है, रामायण में कांड है, इसी तरह मेघदूतम में मेघ है। तो जो पूर्व मेघ हैं, पूर्व के मेघ हैं, यानी ये पहले जो चैप्टर है उनमें कनखल, और जो बाद के जो मेघ हैं उनमें अलकापुरी का विवरण मिलता है। तो यहाँ से भी हमें उत्तराखंड का विवरण मिल रहा है कालिदास की रचनाओं में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मालिनी नदी के तट पर कणु ऋषि के आश्रम का संपूर्ण वर्णन किया है कालिदास जी ने, ठीक है। ये प्रश्न असंख्य बार वर्ष 2015-16 से ही यूके SSS से पूछता आ रहा है कि कालिदास के कौन से नाटक में मालिनी नदी के तट पर कणु ऋषि के आश्रम का संपूर्ण वर्णन किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। मतलब प्रश्न अलग अलग तरीके से आता है, कभी अभिज्ञान शाकुंतलम पूछ लेता है, कभी नदी का नाम पूछ लेता है, कभी ऋषि का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता ही रहता है बच्चों, इसे आप याद करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का एक नाटक था और यहाँ से हमें मालिनी नदी, कण्व ऋषि का आश्रम, इन सब की पूर्ण जानकारी, पूर्ण वर्णन, संपूर्ण वर्णन मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैलाश, ठीक है। क्या कहा है कालिदास जी ने कैलाश के बारे में? तो कालिदास ने इसको गंधमादन की एक शिखा बताया है। इन्होंने कहा है जो कैलाश पर्वत है वो गंधमादन की एक शिखा है, ठीक है, या शाखा कह लीजिए। क्रीड़ाशैल क्या है? अलकापुरी में यक्ष भवन में बावड़ी के निकट का टीला है क्रीड़ाशैल,
ठीक है। अलकापुरी कहाँ है? अलकापुरी उत्तराखंड में ही स्थित था। और अलकापुरी के में एक यक्ष भवन है, यक्ष भवन में बावड़ी है, बावड़ी के निकट एक टीला है और उस टीले का नाम क्या है? क्रीड़ाशैल है। ये किसने कहा है? ये भी कहा है कालिदास जी ने। ठीक है। क्रौचरंध्र, गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर यह स्थल है। कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि जो क्रौचरंध्र है ये गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर यह स्थल है। गंधमादन, गंधमादन के विषय में कालिदास जी क्या लिखते हैं? तो भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी गंधमादन है। ठीक है। भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी हुई जो पहाड़ियां हैं वे सभी के सभी गंधमादन हैं। प्रभव अचल, प्रभव अचल किसके बारे में कहा है? कनखल से कैलाश की ओर स्थित जो पर्वत हैं वह है प्रभव अचल, उन्हें प्रभव अचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सुमेरु के विषय में क्या कहा है? मेरु या सुमेरु को कैलाश व गंधमादन के समीप बताया है। किन्होंने? कालिदास जी ने। और गंगा जी के विषय में इन्होंने लिखा है गंगा जी का स्रोत को कालिदास ने प्रभव अचल माना है। ठीक है जी, या हम कह सकते हैं प्रभव अचल के समीप माना है। ठीक है। तो ये कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के विषय में जो भी पॉइंट थे, चाहे वो नदी से संबंधित हो, पहाड़ से संबंधित हो, तो वो सभी के सभी मैंने कवर किए हैं। ठीक है। आजकल जो पैटर्न है बच्चों UKSSC का वो बड़ा ही अजीबोगरीब सा हो गया है। हमें सारी चीज़ें पढ़कर चलनी है, लेकिन ये मेरे नोट्स काफ़ी पुराने हैं, लेकिन उस समय भी मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए थे, बहुत डीप नोट्स बनाए थे, तो ये काम आज भी कर रहे हैं। केवल प्राचीन उत्तराखंड के, मध्यकालीन उत्तराखंड और आधुनिक जो उत्तराखंड है, बाकी जितने नोट्स है, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, परिवहन हो, जितने भी टॉपिक है उनमें मैंने अपडेट किया है। तो आप पढ़ते रहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं 40 दिन में 39-40 दिन में संपूर्ण उत्तराखंड समाप्त कर दूंगा बच्चों। ठीक है। इससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है क्योंकि मेरे सभी टॉपिक्स एकदम क्लियर है, साफ़ हैं, लेकिन मेरा प्राचीन उत्तराखंड आप देख भी रहे होंगे मैं कहीं कहीं अटक सा भी जाता हूँ। प्राचीन उत्तराखंड मैंने भी 2-3 साल पहले ही पढ़ा था। ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जी जान लगाइए अपनी पढ़ाई में। ओके। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।